मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए। अकल्पनीय चुनावी नतीजे हैं सभी लोगों के लिए, बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञों के लिए, और तो और जो बड़ा साइंटिफिक एग्जिट पोल करते हैं उन लोगों के लिए भी, क्योंकि सबको लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन जमीन की हकीकत कुछ और थी। और लोकसभा चुनाव के बाद जैसे 5-5 सीट आई तो उसी समय से एक माहौल बनने लग गया कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। जबकि मैंने भी एक अंक में पहले भी कहा था कि इतना आसान चुनाव ये किसी के लिए भी नहीं है, क्योंकि उस समय भी 44 सीट पर जो लोकसभा चुनाव हुए थे तो उसमें भाजपा आगे थी और 46 सीट पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आगे थी। तो ये चुनाव इतना आसान नहीं होने वाला। और मैंने पिछले अंक में एक बात भी कही थी, आप देखोगे कि सोनीपत जो तय करेगा, अब मेरा इससे पिछला वीडियो देखना, कहा था कि जो सोनीपत जिला तय करेगा, क्योंकि सोनीपत जो गढ़ है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है और वहां पर कांग्रेस को जबरदस्त चोट लगने की संभावना है। अगर सोनीपत के परिणाम हुड्डा के अनुरूप नहीं आए तो आप मानकर चलना कि पूरे हरियाणा की स्थिति भी लगभग उसी डावाडोल स्थिति में रहेगी और भाजपा को भी अंबाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा इन जगहों पर अपनी साख बचानी होगी, तभी वो जीत पाएगी। तो आप देखेंगे उन्हीं चुनाव नतीजों के अनुसार ही ये स्थिति पैदा हुई। सोनीपत जिले में 6 सीट है, उन 6 सीट में कांग्रेस केवल 1 सीट बचा पाई, वो भी बड़े कम मार्जिन से, और निर्दलीय कपूर नरवाल से। वो सीट है बड़ौदा, जो कांग्रेस कभी हारते नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पिछले 30 सालों से वो गढ़ है। उस सीट पे भी कांग्रेस बड़ी मुश्किल से चुनाव जीती। और मैंने पिछला वीडियो देखना, आपको पूरा उससे अंदाजा होगा। देवेंद्र कादियान गन्नौर से जीते और बाकी पवन खरखोदा, अरविंद शर्मा, निखिल मदान सोनीपत से और राय से कृष्णा गहलावत, ये चारों सीटें भाजपा जीती। यानी 6 सीटों में कांग्रेस केवल 1 सीट पर रह गई। और सोनीपत लोकसभा की बात करें तो कांग्रेस केवल 2 सीटों पर रह गई, वो भी विघ्नेश फोगाट जुलाना से किसी तरह जीत गई। इसकी चर्चा एक अलग अंक बनाऊंगा विघ्नेश फोगाट के लिए। लेकिन इस सोनीपत ने ही तय कर दिया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव बड़ी मुश्किल में फंसने जा रहे। लेकिन एक इको सिस्टम और कार्यकर्ताओं की, उनकी फौज, कार्यकर्ता तो नहीं कहूंगा, हुड्डा का एक समर्थक वर्ग पूरी तरह से पूरे हरियाणा में एक ऐसा माहौल बना दिया कि वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। और भाजपा 5-5 सीट और 240 सीट आने के बाद उसका कार्यकर्ता हताश था और धीरे धीरे वो बिना किसी से बात किए अपने काम में लगा रहा, मेहनत करता रहा। उसका ये परिणाम निकला। और मैंने अपने एक अंक में पहले भी कहा था, इस चुनाव को जो मोमेंटम दिया, इस चुनाव का जो उठान बना 15 दिन पहले, यानी कि 23-24 तारीख के बाद, वो बना जब जींद में डीएससी समाज की एक बहुत बड़ी रैली हुई थी। क्योंकि बहुत से सेफोलॉजिस्ट और बहुत से विशेषज्ञ इस विषय को नहीं पकड़ पा रहे थे। आप टीवी डिबेट में देखना कि कैसे चर्चा कर रहे थे। 21% दलित वोट है वो कांग्रेस की तरफ है, 21% दलित वोट है कांग्रेस की तरफ है, लेकिन उसमें पूरी तरह डिवीजन हो गया था। आप देखेंगे जो एक बिरादरी जाटव और बाकी जो 42 बिरादरी, उसके वर्गीकृत का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया, उसके बाद उन्होंने खुले तौर पर भाजपा का समर्थन करने का ऐलान कर दिया और उनकी टीमें जमीन पर जाकर काम करने लगी भाजपा के लिए। जो लोकसभा में राहुल गांधी ने एक नैरेटिव सेट किया था आरक्षण और संविधान का, वो बैकफायर राहुल गांधी को कर रहा था जमीन पर। ये बात किसी को समझ नहीं आ रही थी। बस विषय ये था कि भाजपा की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, वो भारी पड़ेगी, या जो दलित वोट जो भाजपा की ओर लौट कर आ रहा है वो मजबूती देगा। वो जो वोट ने मजबूती दी, भाजपा की एंटी इनकम्बेंसी उस पर भारी नहीं पड़ी, बल्कि वो दलित समाज का वोट भाजपा की ओर जो लौट कर आया, उसने उसको ताकत दी। अगर परिस्थितियां देखें, कुछ समीकरण को भाजपा के टिकट वितरण में गलत हो गई, नहीं तो जिन सीटों पर, पंचकुला की सीट है और भी ऐसी सीटें हैं, भाजपा कोई भी उम्मीदवार होते तो इन परिस्थितियों में जीत जाती। लेकिन वहां कुछ
कमियां रही होंगी या कुछ हो, ये भाजपा कहीं ऊपर तक भी जा सकती थी। आज लगता है, क्योंकि सबको यही था, हमारे जैसे लोगों का भी आकलन यही था कि भाजपा 38 से 40 सीट तक लगभग जीतेगी और कांग्रेस भी इतनी जीतेगी। और मैंने अपने एक अंक में बताया था कि 25-30 से 30 सीटें तक 5000 के मार्जिन से कम रहने वाली है। हवा नहीं है किसी की भी इस चुनाव में। और वही देखिए, आज 20-22 सीटें ऐसी हैं जिनका अंतर 5000 से कम है। और तो और क्या, 10 सीटें ऐसी हैं जिनका अंतर लगभग 2000 से भी कम है। इसमें आधी सीटें भाजपा जीती है और आधी कांग्रेस जीती है। ये नहीं कि वो सीटें केवल भाजपा इस वजह जीती है तो सरकार बन गई। कांग्रेस की 10 सीटें और कम हो सकती थी अगर वो भाजपा जीत जाती तो, यानी भाजपा 60 भी क्रॉस कर सकती थी। जैसे पंचकुला की सीट है, अकल्पनीय सीट है हार भाजपा के लिए, वो बड़ी आसानी से चुनाव जीतना चाहिए था, लेकिन टिकट सिलेक्शन या कई मामले ऐसे हो जाते हैं। ऐसा कांग्रेस के पास भी गलती हुई है कई सीटों पर, तो वो चलता ही है चुनाव में। लेकिन इसका जो मूल कारण रहा, जैसे ही डीएससी समाज भाजपा की ओर लौटा, और उसके बाद, क्योंकि एक समाज तो जो वर्गीकृत था वो तो भाजपा की ओर लौट गया, और जो दलित जाटव समाज था जिसको कांग्रेस इंश्योर मान रही थी अपने पास, वो भी शैलजा के साथ जैसा व्यवहार, और जैसे ही खासतौर पर जस्सी पेटवाड़ की एक रैली में कुछ लोगों ने उस समाज के बारे में बड़ा गलत बोला, और फिर उसको अग्नि में घी डालने का काम शैलजा ने भी किया, और उस समाज को लगा कि हमारी बेइज्जती हो रही है, हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, और वो लौट कर वो वोट भी भाजपा की ओर आ गया। 14% तो डीएससी और 8.5% वो, उसमें से भी जो गांव शहर में रहने वाला वोट तो वो उस समाज का रहा कुछ कांग्रेस के पास, लेकिन ग्रामीण अंचल में रहने वाला वोट वो पूरी तरह धीरे 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 भाजपा की ओर लौटने लगा। और जीटी रोड बेल्ट पे थोड़ा नुकसान हुआ। मैंने जैसे कहा था कि अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत का जो जीटी रोड बेल्ट है, यहां पर भाजपा को गढ़ बचाना होगा अगर सत्ता लानी है। करनाल में नुकसान, उसमें अंबाला में नुकसान हुआ। 9 लोकसभा सीट में, विधानसभा सीट है, 1 लोकसभा में भाजपा केवल 3 सीट जीत पाई। इसी तरह कुरुक्षेत्र में भी 3 सीट जीत पाई, लेकिन करनाल में 9 सीट जीत गई, और सोनीपत बेल्ट को भी भाजपा ने रोक लिया और परम बहुमत की ओर आ गई। अगर यहां पर वो जिस तरह हुड्डा को सेटबैक लग रहा था, अगर कांग्रेस बीजेपी को भी अपने गढ़ में इसी तरह से सेटबैक लगता तो वो उसको नुकसान हो सकता था, वो 40 पर आ सकती थी। लेकिन जो नुकसान हुआ उसको अहिरवाल बेल्ट ने, क्योंकि मैं कह रहा था कि यहां का यादव यूपी की तरह नहीं सोचता, हरियाणा का जो अहिरवाल क्षेत्र है, जो दक्षिण हरियाणा का क्षेत्र है, वो पूरी तरह से भाजपा के साथ कंसोलिडेट है। आप देखेंगे वहां 28 सीटें हैं अहिरवाल में, उस दक्षिण हरियाणा और अहिरवाल में मिलाकर उसमें 28 सीटों में 21 सीटें भाजपा जीती है, और उसमें से भी 4 सीटें मुस्लिम सीट है जहां पर 4 मुसलमान लोग जीते हैं, मामन खान, मोहम्मद इलियास और आफ्ताब और इजराइल। ये 4 सीटें वहां पर जीती, और कांग्रेस ने 5 मुसलमानों को टिकट दी, 5 जीते। अकरम खान भी जीते, वहां भी इसलिए जीते क्योंकि दोनों गुजर, कंवरपाल गुजर और जो आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ रहे थे, केवल एक ही पार्टी जमानत जब्त से बची है, वो थी जगाधरी की सीट पे। तो मेरे कहने का मतलब कि जो लोकसभा में परिणाम था उसी के अनुरूप भाजपा बढ़ रही थी। 47 लोग सोच रहे थे कि भाजपा कमजोर हो गई, 47% वोट भाजपा को उस समय भी था, और कांग्रेस को भी, गठबंधन को भी लगभग 47% था। अब भी दोनों को लगभग बराबर मत आया है। भाजपा को 0.25% के लगभग वोट फालतू मिला है, और जहां भाजपा को लोग कमजोर मान रहे थे, आप देखिए 2014 में भाजपा को 47 सीट मिली, वोट प्रतिशत था भाजपा का लगभग 33%। 2019 में भाजपा को वोट मिला 37%, सीटें कम हो गई, कितनी रह गई? 40। अब 2024 में भाजपा का मत प्रतिशत 40% से भी ऊपर हो गया, सीटें हो गई 48। जिस भाजपा को 40-41% मत मिल रहा है, लेकिन उसका कार्यकर्ता शांत रहता है, उस भाजपा को बहुत से लोगों ने इग्नोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि भाजपा के पास साइलेंट वोट है। बजना, हमारे हरियाणा में कहा जाता है बजनिया वोट, तो बजने वाला, जो बोलने वाला वोट, वो भाजपा के पास नहीं है। और इसका एक और जो मुख्य कारण रहा
बहुत से लोगों को नाराजगी भी थी। लोकसभा में जैसे ही निकली और ये महसूस होने लगा कि नरेंद्र मोदी पिछले 4 महीने से चुप है और राहुल गांधी बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। मैंने राहुल गांधी का बार बार शब्द था, मैंने नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस डाउन कर दिया है, मैंने नरेंद्र मोदी का सीना कमजोर कर दिया है, मैंने उसका उत्साह कम कर। बार बार ये शब्द कहना ये भाजपा के लिए बहुत बड़ी ताकत बना, क्योंकि भाजपा के जो सपोर्टर वर्ग था और जो भाजपा के कार्यकर्ता थे उनके मन में पीड़ा थी। जैसे ही वो मोदी को देख रहे थे, मोदी का कमजोर होना उनको सहन नहीं हो। बहुत से लोग थे, कैंडिडेट से विरोध भी हो सकता था और भी बड़ी बातें थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मोदी को कमजोर नहीं होने देना। और उन लोगों ने डटकर काम भी किया और वोट भी डाले। केवल मोदी कमजोर ना हो, एक बहुत बड़ा फैक्टर सिंधु बॉर्डर, जो बॉर्डर है, जो सिंधु बॉर्डर जिसको बोल रहे हैं कि वो खुल जाएगा तो दिल्ली में किसान चले जाएंगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी। ये भय भी हरियाणा के लोगों के मन में था कि अराजकता ना फैल जाए। ये भी एक बड़ा कारण था। इस पे अलग वीडियो बनाऊंगा, किसान आंदोलन और विघ्नेश फोगाट पर अलग अलग टुकड़ों में छोटी रील वीडियो बनाकर बताऊंगा कि जो मुद्दा कांग्रेस ने चलाया था, पहलवान, किसान और नौजवान, तीनों पे अलग अलग चर्चा करूंगा, तीनों मुद्दों पे, कि वो चुनाव में ऊपर से कितना था और जमीनी हकीकत उसमें क्या थी। भाजपा ने कहीं भी किसी को टिकट दे दिया इस बार, जैसे किसी समय देवीलाल के समय में ये था, किसी को टिकट कहीं दे दो वो जीत गए। जैसे भाजपा ने सफीदों में टिकट दिया दादा गौतम को नारनौंद से भेजकर, लगता था कि टिकट, लेकिन जातीय समीकरण और चुनावी समीकरण लोगों ने तय कर लिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं आने देना। और सबसे बड़ी बात, हरियाणा से अगर ये रिजल्ट जाएगा तो राहुल गांधी मजबूत होगा और राहुल गांधी को मजबूत ना होने देने का प्रण भाजपा संघ और उसके कार्यकर्ताओं ने अपने पास खुद से दायित्व ले लिया और खुद एक कार्य, जो वोटर भी था वो भी कार्यकर्ता बनकर काम करना शुरू हो गया, जो लोकसभा चुनाव में दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। एक लग रहा था कि सरकार अगर नहीं भाजपा की बनी तो कितना नुकसान हो सकता है। तो बहुत से लोगों ने तय किया कि हमें भाजपा की सरकार लानी। ये कोई सरकार ऐसे ही नहीं आ गई, इसके पीछे बड़ी निष्ठा से कार्यकर्ताओं के द्वारा काम किया हुआ और जो उम्मीदवार थे उन्होंने भी बड़ी तसल्ली से अपना चुनाव कैंपेन को पूरा दम घम के साथ लड़ा। एक समय भी उन्होंने अपने अंदर कमजोरी नहीं आने दी, जबकि पूरे देश में इकोसिस्टम के साथ और पूरे हरियाणा में यूट्यूबर्स और ये एक तरफा माहौल कि बस भूपेंद्र हुड्डा की सरकार बन रही है, कांग्रेस की सरकार, इतना बड़ा एक आवरण तैयार कर दिया गया कि जैसे कांग्रेस तो 70 सीट जीत रही है। और एक बारी सुबह जब परिणाम आ रहे थे तो लग भी रहा था, और हमें पता था कि स्थिति ऐसे नहीं होने वाली, क्योंकि बैलेट पेपर खुलना है और वो वर्ग जो है वो कांग्रेस का ही सपोर्टर है। लेकिन उसी 76 और 9 सीटों का अंतर था। इंडिया टीवी पे जब हम देख रहे थे तो लोगों ने जलेबी बांट दी, लेकिन वो जलेबी किसी काम नहीं आई। कांग्रेस के कार्यकर्ता और उनके नेताओं ने जलेबी, मैं तो पवन खेड़ा उनके प्रवक्ता है, अति उत्साह में 8:15 बजे ही आगे मोदी को गाली देने लगे, लेकिन 9, 9:15, 9:30 बजते बजते स्थितियां बदलनी शुरू हुई और वो ईवीएम पर प्रश्न उठाने लगे। वो उनका काम है, क्योंकि वो हार कभी स्वीकार नहीं करते। तो मेरे कहने का मतलब, ये जो चुनाव है इसका असर बड़े परिप्रेक्ष्य में है, क्योंकि लंबी वीडियो में करना नहीं चाहता, अलग अलग छोटी वीडियो कि राष्ट्र हित में क्या हुआ, खिलाड़ी यानी कि नौजवान खिलाड़ी यानी पहलवान, नौजवान और किसान, कैसी कैसी परिस्थितियां हुई, और भी जितनी बातें इस चुनाव की रही और इसका आने वाले भविष्य में क्या असर पड़ेगा, उसको लेकर भी काम करेंगे। और एक वीडियो अलग से ही बनाना पड़ेगा कि संघ के कार्यकर्ताओं ने कितने चुप चुप कर काम किया, अकल्पनीय, उस विषय पे अलग से वीडियो बनाएंगे। तो मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत ये केवल किसी एक व्यक्ति, एक चेहरे या उठक पटक या कुछ नहीं, ये 36 बिरादरियों में एक मोदी और भाजपा और देश हित को लेकर और जो घटनाएं पिछले कुछ समय में घट रही हैं उनको देखकर जैसे ये हुआ और पूरा नैरेटिव सेट होने के बाद कि कांग्रेस आ रही है, नहीं तो कितनी वोट तो इसी चक्कर में मिल जाती है, जिसकी सरकार आती है उसकी ओर चली जाती है।
लेकिन ये वोट भाजपा के साथ खड़ी रही। कैसी भी परिस्थितियों में वो लोग भाजपा के कार्यकर्ता हों चाहे आम वोटर हों, क्योंकि बड़ी मेहनत भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन लोगों के अंदर विश्वास जगाने की कि अंडर करंट है, हम सरकार बना रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा रोल नायब सैनी मुख्यमंत्री का भी रहा। उनका कॉन्फिडेंस किसी दिन भी लूज नहीं हुआ कि हम सरकार नहीं बना रहे। तो अगले अंक में हम सभी बातें पूरी छोटे छोटे अंकों में करेंगे। अभी इस अंक में इतना ही। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।